चर्चा चल रही है और इस चर्चा का महत्व व उसकी उपयोगिता आदि तभी संभव है जब खुले मन से ये स्वीकार किया जाए कि क्या शासक वर्ग मानवतावादी व कल्याणकारी संविधान की पवित्र मंशा के हिसाब से यहाँ देश के करोड़ों लोगों को रोजगार एवं न्याय तथा आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान का जीवन दे पाया है, क्योंकि भारत का संविधान व उसके लोकतंत्र की शोभा यहाँ देश के अपार उन्नति व यहाँ के लोगों की बहुत तरक्की के लिए जरूरी होने के साथ साथ विकसित देश होने का प्रमुख मापदंड भी है। स्पष्ट है कि इसका जवाब हाँ में संभव नहीं होने के कारण शासक दल इधर उधर की बातें करके ही ध्यान भटकाएंगे, लेकिन ऐसे में ईमानदारी इसी में निहित है कि बड़ा दिल करके ये स्वीकार किया जाए कि देश पर अब तक राज करने वाली पार्टियों ने संविधान पर सही से अमल करने के मामले में अपनी सच्ची निष्ठा, ईमानदारी व देशभक्ति अगर निभाई होती तो फिर अपने देश का हाल आज इतना बदहाल नहीं होता कि यहाँ लगभग 80 करोड़ लोगों को रोजगार के अभाव में अपनी भूख मिटाने के लिए थोड़े से सरकारी अनाज का मोहताज जीवन गुजारने को मजबूर नहीं होना पड़ता, जबकि अभी भी यहाँ किसान, मजदूर, व्यापारी व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ छात्र व युवा वर्ग, महिलाएं एवं बुजुर्ग आदि ये सभी लोग अपनी समस्याओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान व चिंतित भी हैं। इससे स्पष्ट है कि यहाँ संविधान विफल नहीं रहा है, बल्कि देश पर राज करने वाले लोगों व पार्टियों ने ही देश के संविधान को फेल करने का काम किया है। शायद यही कारण है कि संसद में जब अब संविधान को लेकर विशेष चर्चा हो रही है तो उसमें भी खासकर कांग्रेस और भाजपा के बीच वही दिन रात 24 घंटे के वही घिसे पिटे पुराने आलाप, आरोप प्रत्यारोप तथा हमसे ज़्यादा तुम दोषी जैसी संकीर्ण राजनीति का स्वार्थ ज़्यादा हावी नजर आता है, जिससे मामला फिर से कुल मिलाकर वही ढाक के 3 पात वाली कहावत बनकर रह जाएगा। ये स्थिति देश के लिए अति दुखद व लोगों के भविष्य के लिए भी अति दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके साथ ही संसद में हो रही इस चर्चा में सत्ता व विपक्ष को सुनकर ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ में अब संविधान का एक काफ़ी हद तक राजनीतिकरण कर दिया है और इस मौके पर भी कोई अपने स्वार्थ में संविधान की प्रति को माथे पर लगा रहा है तथा कोई इसे अपने हाथ में लेकर इसको दिखाने में लगा है। और अब तो इसकी आड़ में देश व जनहित के जरूरी मुद्दे भी दरकिनार कर दिए जा रहे हैं, जबकि भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो अपने देश में पहली बनी कांग्रेसी सरकार में ये भाप गए थे कि केंद्र व राज्यों में सत्ता जातिवादी व संकीर्ण मानसिकता रखने वाले लोगों के हाथों में रहते हुए यहाँ सदियों से उपेक्षित रहे खासकर SC, ST व OBC वर्गों के लोगों को जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए जो भी इन्हें संविधान में कानूनी अधिकार मिले हैं तो उनका अब इन्हें सही से पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। और ये सब बाबा साहब ने केंद्र में पहले बने कानूनी मंत्री पद पर रहते हुए खुद होते हुए भी देखा है, जिससे दुखी व चिंतित होकर फिर इन्होंने
यानी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपने इस पद से इस्तीफा भी दे दिया था। बाबा साहब ने कानूनी मंत्री पद से उनको इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उस समय की कांग्रेसी सरकार ने बाबा साहब के इस्तीफा देने के कारणों के बारे में इनको संसद में बोलने तक भी नहीं दिया था। तब फिर इनको मजबूरी में इस संदर्भ में अपनी बात मीडिया में ही रखनी पड़ी थी, जिससे उस समय संविधान व इन वर्गों के प्रति भी कांग्रेस का असली चेहरा खुलकर सामने आ गया था। लगभग यही स्थिति संसद में मेरे साथ भी गुजरी है, जब मुझे अपने लोगों के उत्पीड़न के विरुद्ध राज्यसभा में बोलने नहीं दिया था और तब फिर मजबूरी में मुझे उस समय राज्यसभा से इस्तीफा भी देना पड़ गया था। इसके साथ ही बाबा साहब के देहांत होने के बाद भी केंद्र में काफ़ी वर्षों तक रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इनके आदर सम्मान में इनको हर मामले में पात्र रहे भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था, जिससे फिर इस पार्टी के सत्ता में हटने के बाद बीएसपी के अथक प्रयासों से ही श्री बीपी सिंह की सरकार में इनको ये सम्मान दिया गया था। उसी समय वर्षों से लटकी पड़ी ओबीसी वर्गों की मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू कर दिया गया था, जिसे कांग्रेस पार्टी ने लागू नहीं किया था। इसको लटका के रखा था, जबरन लटका के रखा था, क्योंकि इनकी मानसिकता सही नहीं थी कांग्रेस की। ये लोग नहीं चाहते थे कि पिछड़े वर्ग के लोगों को भी आरक्षण का पूरा लाभ मिले। इतना ही नहीं बल्कि बाबा साहब की मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर भी केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। ये है भारतीय संविधान के प्रति व इन वर्गों के प्रति भी कांग्रेस पार्टी का असली चाल चरित्र व चेहरा, जो अब ये पार्टी इन वर्गों के वोटों की खातिर इन्हें गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। और अब इस पार्टी के ही नक्शे कदम पर बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियां भी चल रही हैं, जो किसी से छिपा नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि बाबा साहब ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उस समय अपने इन वर्गों के लोगों को ये भी कहा था, यदि इन वर्गों के लोगों को वास्तव में संविधान का सही से पूरा लाभ लेना है तो फिर इन्हें केंद्र व राज्यों की भी राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में ही लेनी होगी, क्योंकि इनको संविधान का सही से पूरा लाभ लेने के लिए अब पंडित नेहरू के परिवार से व अन्य सभी जातिवादी व संकीर्ण मानसिकता रखने वाली पार्टियों से भी कांग्रेस व समाजवादी पार्टी ने देश के एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों के आरक्षण को लेकर काफी कुछ हवाई बातें कही हैं, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। और यदि इस मुद्दे पर ये दोनों पार्टियां अर्थात कांग्रेस व समाजवादी पार्टी यानी कि दोनों पार्टियां संसद में चुप्पी रहती तो ज्यादा उचित होता। इस मामले में इनकी पोल तो नहीं खुलती या मुझे पोल खोलने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता, क्योंकि केंद्र में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में व इसी पार्टी की मिली भगत से समाजवादी पार्टी ने एससी, एसटी वर्गों का पदोन्नति में आरक्षण संबंधी संवैधानिक संशोधन विधेयक का काफी डटकर विरोध किया था तथा इस बिल को समाजवादी पार्टी ने संसद में ही फाड़कर इसको फेंक दिया था, जिस बिल को लाने के लिए हमारी पार्टी को काफी कड़ा संघर्ष भी करना पड़ा था, जो ये बिल अभी तक भी संसद में लटका पड़ा है। इससे बीजेपी की भी आरक्षण विरोधी मानसिकता साफ झलकती है, जो इसे पास कराने के कतई भी मूड में
नहीं है। और अब तो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने इन वर्गों के पूरे आरक्षण को ये सही वक्त आने पर खत्म करने का भी ऐलान कर दिया है, जबकि इस मामले में बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियां भी कोई कम नहीं है। और अभी भी हमें सत्ता व विपक्ष द्वारा आरक्षण को निष्प्रभावी बनाने व इसे खत्म करने के लिए इन सब की सोच लगभग एक जैसी ही देखने को मिलती है। इतना ही नहीं बल्कि अब तो ये पार्टियां अंदर अंदर आपस में मिलकर कोर्ट की आड़ में भी इनके आरक्षण को निष्प्रभावी बनाने में वे आगे चलकर इसे पूरे तौर से खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई हैं, जिनसे इन वर्गों के लोगों को हमेशा सावधान रहना है, क्योंकि इसके अनेकों उदाहरण इन वर्गों के सामने हैं। इसके साथ साथ देश में सर्व समाज में से गरीब, असहाय व बेरोजगार लोगों को भी रोटी रोजी के साधन ना के बराबर ही मिल रहे हैं। आए दिन यहाँ गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। पिछले काफ़ी वर्षों से देश की अर्थव्यवस्था भी कोई खास अच्छी नहीं चल रही है। ऐसे में अब वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा भी जो किस्म किस्म के संकल्प लिए जा रहे हैं, कल भी उन्होंने अपने कुछ संकल्प दोहराए हैं, तो उनसे अब देश की जनता को कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। इसके साथ ही अब मैं देश के संविधान में सत्ता व विपक्ष द्वारा अब तक किए गए असंख्य संशोधनों के संदर्भ में भी ये कहना चाहूंगी कि यदि सरकार द्वारा संविधान में संशोधन अपनी पार्टी यानी कि जो उनकी पार्टी जो भी सरकार संशोधन लाती है, यदि सरकार द्वारा संविधान में संशोधन वे अपनी पार्टी या किसी विशेष व्यक्ति या संस्था आदि को फायदा पहुंचाने के लिए किए जाते हैं, यदि सरकार द्वारा संविधान में संशोधन वे लोग अपनी पार्टी या किसी विशेष व्यक्ति या संस्था आदि को फायदा पहुंचाने के लिए किए जाते हैं, तो उसका फिर हमारी पार्टी कभी भी समर्थन नहीं करेगी, अर्थात उसका डटकर विरोध करेगी। और यदि इसके विपरीत संविधान में संशोधन देश में आम जनहित में किए जाते हैं, देश में आम जनहित में किए जाते हैं, तो तभी फिर हमारी पार्टी उनका पूरे तय दिल से समर्थन करेगी। हालांकि इस मामले में कांग्रेस व बीजेपी के नेतृत्व में अनेकों बार बनी केंद्र की सरकार में खासकर SC, ST व OBC वर्गों के हितों की जो इनकी उपेक्षा की गई है, जिसके अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं, ये अति दुख की बात है। इसमें इनकी इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता भी साफ झलकती है, जो अब ये आगे नहीं होना चाहिए। और इनके ऐसे जो भी मामले अभी तक भी लटके पड़े हैं, उन्हें जल्दी संसद में लाकर पास भी कराना चाहिए। इसके साथ ही इन वर्गों के आरक्षण को निष्प्रभावी बनाने के लिए जो आए दिन आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, तो उन पर भी रोक लगाने के लिए इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में जरूर डालना चाहिए। संक्षेप में अब हमारी पार्टी का यही कहना है कि हर वर्ष संसद में संविधान पर चर्चा कराने के साथ साथ ये भी उचित होगा कि सत्ता व विपक्ष को देश व आम जनहित में तथा जाति व धर्म से भी ऊपर उठकर बाबा साहब द्वारा निर्मित किए गए अपने बेहतरीन संविधान पर, अपने देश के बेहतरीन संविधान पर अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अमल करना चाहिए तथा इसकी आड़ में इन्हें अपनी राजनीतिक रोटी नहीं सेकनी चाहिए। इस खास सलाह के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूं, लेकिन इससे पहले
हमारी पार्टी एक देश एक चुनाव को लेकर वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा 1-2 दिनों में लाए जाने वाले इस विधेयक का भी स्वागत करेगी। वैसे भी हमारी पार्टी गरीब व मजलूमों की ही पार्टी है और हमारी इस पार्टी के संगठन व चुनाव आदि भी इन्हीं के ही बलबूते पर चलाए जाते हैं व लड़े जाते हैं। जो गरीब मजलूम लोग हैं तो उन्हीं की आर्थिक मदद से, उनके तन मन धन से, उनकी मदद से ही पार्टी का संगठन चलाया जाता है, चुनाव आदि भी लड़ाए जाते हैं। क्योंकि हमारी पार्टी इसके लिए कांग्रेस, बीजेपी व अन्य दलों की तरह यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि से कोई भी आर्थिक मदद नहीं लेती है। ऐसे में एक साथ चुनाव होने से फिर हमारी पार्टी पर इन सब मामलों में बहुत कम खर्च का बोझ पड़ेगा। साथ ही इससे जल्दी चुनाव आचार संहिता ना लगने की वजह से भी जनहित के कार्य ज़्यादा नहीं रुकेंगे। इसलिए हमारी पार्टी का ये मानना है कि इस मुद्दे की आड़ में कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं है। अर्थात इस मामले में सभी पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश व आम जनहित में कार्य करना चाहिए, तो ये बेहतर होगा, उचित होगा। इस सलाह के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। नेशन वन इलेक्शन का बीएसपी समर्थन करती है। इसी के साथ संविधान को लेकर के संसद में जो चर्चा हुई है उसे लेकर के कहा है कि संसद में मुझे भी नहीं बोलने दिया गया है।